नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। शंघाई सहयोग संगठन के घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, सभी तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए हो साझा प्रयास। एससीओ देशों के बीच स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर। भारत किर्गिस्तान बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री ने आपसी व्यापार और आर्थिक भागीदारी की संभावनाओं को बढ़ाने पर दिया जोर। भारत और किर्गिस्तान के बीच शिखर वार्ता, दोनों देशों के बीच कई अहम करार होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। कई राज्यों में डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की मुश्किलें। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से 7 दिनों में मांगा जवाब। राज्य सरकार से समस्या का हल निकालने को कहा। सबके लिए आवास का लक्ष्य 2022 की बजाय 2020 में ही होगा पूरा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। 83 लाख मकानों को पहले ही दी जा चुकी है मंजूरी। कहा, दिसंबर के अंत तक स्मार्ट शहरों में 50 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र होंगे शुरू। और थोक महंगाई दर 22 महीने के सबसे निचले स्तर पर। मई में थोक महंगाई दर घटकर 2.45% पहुंची। सब्जियां भी हुई सस्ती। फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में भी थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है। सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया। इससे पहले सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों की मदद देने वाले देशों को जिम्मेदार और जवाबदेही माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। एससीओ सम्मेलन के आखिर में जारी साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री के रुख का समर्थन किया गया है। इस खतरे से निपटने के सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद से सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एससीओ के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हेल्थ यानी हेल्थ केयर, इकोनॉमी, अल्टरनेटिव एनर्जी, लिटरेचर एंड कल्चर, टेरर फ्री सोसाइटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी व्यापार प्रणाली पर भी जोर दिया। आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षपात और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी ओर से मध्य एशिया देशों के साथ कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क परियोजना के दौरान देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पर्यटन, आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। Need for better connectivity. He also touched upon such themes as
renewable energy, environment protection and solar energy. सम्मेलन के खत्म होने पर साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें आतंकवाद के खतरे पर चिंता जताई गई। इस मौके पर 14 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही एससीओ और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के बीच कई करार हुए। Were the document of the anti-narcotic strategy and the program of action. Then, like I just told you about the inter-regional cooperation and the heads of regions forum, and as also 3 documents which were signed were on healthcare, on environment and on sports cooperation. प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य में एससीओ की ओर से सभी पहलों में भागीदारी और सहयोग का आश्वासन दिया। अगला शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन रूस में होगा। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था आतंकवाद के मामले में, और उनका इशारा चीन की तरफ था कनेक्टिविटी के मामले में कि किस तरीके से सीपीईसी ने भारत की प्रभुत्वता का हनन किया है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में एससीओ चार्टर के मुताबिक सभी देश किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से सहयोग बढ़ाते हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ बिश्केक से अखिलेश सुमन। एससीओ सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने भारत किर्गिस्तान संयुक्त व्यापार मंच का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अच्छा माहौल, कनेक्टिविटी और बिजनेस टू बिजनेस आदान प्रदान जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक भागीदारी की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए बिजनेस फोरम का काफी समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक बड़ा बाजार है। हमारे देश की युवा प्रतिभा और इनोवेटर्स भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में लगे हैं। भारत एक विशाल मार्केट तो है ही, हमारे देश की युवा प्रतिभा और उत्साही इनोवेटर्स $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि उपयुक्त माहौल बनाने के लिए हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हम सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। इनसे निवेश के लिए मजबूत आधार मिलेगा। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया है। किर्गिज रिपब्लिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का सदस्य है। हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। व्यापार को सुगम बनाने में बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बिश्केक से मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश, एससीओ के घोषणा पत्र में जो सबसे अहम मुद्दा रहा वो आतंकवाद और उसे लेकर कड़ा संदेश देने की बात कही गई। इसके अलावा जो 14 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसका पूरा अब आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, एससीओ जो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ उसके बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, और उस घोषणा पत्र में एक सबसे प्रमुख जो कई तरह के डायमेंशंस हैं, उसमें सबसे प्रमुख डायमेंशन ये है कि जो ट्रांसनेशनल क्राइम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ टेररिस्ट है, और जो सीमा पार जो आतंकवाद है, इन सारी बातों की चर्चा की गई है, उन्हें कंडेम किया गया है और यह भी कहा गया है कि उन्हें टॉलरेट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो ड्रग मीनेस है, ड्रग एक्सपोर्ट का मीनेस है, एक सीमा से दूसरे सीमा के अंदर ड्रग जाने का जो सिलसिला है, जो माफिया कल्चर है जिससे कि टेररिस्ट को भी बढ़ावा मिलता है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई और बात की गई कि उस पर सहयोग करेंगे। उसके अलावा एक तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो
एक देश से दूसरे देश में जो क्रिमिनल्स प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो SCO संगठन है वो सारी कुछ सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कई बार होता ये है कि इधर के अपराधी उधर जाते हैं, उधर के अपराधी इधर आते हैं। तो इसके चलते जो एक प्रशासनिक जो समस्याएं पैदा होती हैं और उसके बाद उनका सीधा संबंध जो है ट्रांसनेशनल क्राइम का आतंकवादियों से हो जाता है, ड्रग पेडलर से हो जाता है और एक ऐसा एक खतरनाक नेक्सस बनता है कि उस नेक्सस से निकालने के लिए सारी सरकारों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए जो ट्रांसनेशनल एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने वाली ये जितनी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो जितनी जो आतंकवादी क्रिमिनल कार्रवाइयाँ हैं, उसको बिल्कुल तौर पे कहा गया है कि इन्हें ख़त्म करना चाहिए और इनके लिए सारे देश सहयोग करें। जो एक अहम बात और है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए रोकने के लिए, इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने के लिए एक एक्शन प्लान बनाई गई है और उस एक्शन प्लान पर आज सिग्नेचर भी हुआ। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि SCO के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि जो जिस तरीके से पुराना सुरक्षा से संबंधित एक संगठन था वो उससे काफ़ी आगे बढ़ के और एक क्लाइमेट चेंज पर भी जो एक्शन प्लान है उस पर भी काम करने की बात कर रहा है। इसका मतलब SCO ने अपनी सीमाएं लांघी हैं, खुद की अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ के एक सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बढ़ने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो 3 और जो रोचक समझौते हुए हैं, उन रोचक समझौतों में आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को भी बढ़ाने पर समझौता हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाने पर समझौता हुआ है और उसके अलावा हेल्थ के बारे में जो एक दूसरे की जानकारियां हैं उस पे जानकारियों के आदान प्रदान करने पर समझौता हुआ है और SCO के अंदर एक ऐसी स्थिति लाई जाए ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके, सारे देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिल सके, इस पर भी जोर दिया गया है। हालांकि इसमें कई बार आपको लगा कि कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कनेक्टिविटी के मामले में जो 2 देशों के बीच की राजनीति भी आड़े आ रही है, उसे किस तरीके से इसे पाटा जाएगा यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि डिक्लेरेशन तो एक कागजी दस्तावेज है और उस कागजी दस्तावेज में निश्चित तौर पर सभी लोग अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन दरअसल सवाल अभी उसको धरती पे उतारने का है और धरती पे उतारने में जो एक समस्या है वो समस्या राजनीति की वजह से हो रही है, चाहे वो राजनीति चीन की तरफ से हो, चाहे वो राजनीति पाकिस्तान की तरफ से हो, लेकिन निश्चित तौर पे जो खास तौर पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर यह एक रिकॉग्निशन है कि जो SCO बनाया गया उस SCO के अंदर अगर कनेक्टिविटी की समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो SCO बनाने का लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। और SCO मैं जब बात कर रहा था किर्गिस्तान के एम्बेसडर से जो भारत में हैं, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से देखिए पहले जब चीन, रूस और 3 और जिसमें कि किर्गिस्तान भी शामिल था, इन लोगों का संगठन बना तो ठीक है, एक SCO बना, लेकिन इसकी उस तरह की कहें कि प्रभाव नहीं बन पाया था। लेकिन जब से भारत ने SCO में एंटर किया है, निश्चित तौर पे एक प्रभावशाली संगठन के रूप में उभरने का प्रयास हो रहा है और एक तरह से कहें कि दुनिया की निगाहें भी लगी हुई हैं कि ये भारत, रूस और चीन के अलावा जो अन्य देश हैं, तकरीबन 42% जनसंख्या है, ये क्या कर रहे हैं। और लेकिन इसको इफेक्टिव बनाने में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो इंट्रा कंट्री राइवलरी है, जो इंटर कंट्री राइवलरी है, उस राइवलरी को दूर करने की बात है। अगर उसे दूर किया जाए तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि SCO ने जो वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र में कहा गया है, उसका कुछ पूरा किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये सतत प्रक्रिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि रूस के पास जब अगली प्रेसिडेंसी जा रही है तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से हर तरह का सहयोग है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी विस्तार से जानकारी के लिए। और इधर पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखने को मिल रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत तौर पर मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है और डॉक्टरों को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की अपील की। वहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल करने का फैसला किया है, जिसका असर एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। हड़ताली डॉक्टरों के एक समूह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने स्वास्थ्य मंत्री से सुरक्षा और उनके साथ होने वाली हिंसा से बचाव के लिए कदम उठाने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए डॉक्टरों की मांगों पर गौर करने का भरोसा दिया है और सभी से काम पर लौट जाने की अपील की। वहीं
आईएमए ने डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग की है। डॉक्टरों से भी मेरी अपील है, रेजिडेंट डॉक्टर से भी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से भी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सभी ब्रांचेस से भी, कि आप अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए सांकेतिक तरीकों का इस्तेमाल करिए। जब आप हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको एक जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं जो आपने एक ओथ ली है डॉक्टर बनने के बाद, उसका हम वायलेशन करते हैं। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी मरीजों की सेवा भी है और सरकार की भी ये प्राथमिक जिम्मेदारी डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट अस्पतालों में प्रोवाइड करने की है। तो सब लोग मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से करें, यह आवश्यकता है। समय की मांग है, एक सेंट्रल एक्ट लागू किया जाए, जो हमारी डिमांड काफी देर से लंबित है और जिसको अब हम एक्टिवली परस्यू करेंगे। 20 स्टेट्स ने ये वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स का एक्ट लॉ पास किया हुआ है, जो कि वैलिड रीजन है कि सेंट्रल एक्ट बन सकता है। तो होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्ट्री अपने मिलके हम उनको दोबारा से चेताएंगे, बताएंगे और इस लॉ की दोबारा से डिमांड करेंगे। जल्द से जल्द सरकार का हमें आश्वासन आना चाहिए। जूनियर डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से बातचीत करें और मामले को सुलझाएं। इस बीच पश्चिम बंगाल के 27 डॉक्टरों ने मारपीट के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विज्ञान और तकनीक का अंतिम मकसद लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लोगों तक समय से सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में डिजिटेक कॉन्क्लेव 2019 के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि तकनीक के जरिए जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वास्थ्य सेवा, भूमि पंजीकरण, परिवहन, कर संग्रह और शहरी नियोजन समेत कई क्षेत्रों में सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की तकनीकों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मुहैया कराने, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करने, लोगों के जीवन को समृद्ध करना चाहिए। By creating a conducive environment and adopting the right policies and regulations, India is now making pioneering efforts to improve the infrastructure need for development with a citizen-centric approach. This is evident from the fact that over the past few years, there has been a huge growth in more effective technology-mediated citizen services delivery. My dear youngsters and friends, India is more digitally connected today than ever before. Undoubtedly, digitalization is ensuring speedy delivery of services. Apart from transforming the banking and financial sectors, it is contributing to inclusive development in more ways than one. उपराष्ट्रपति ने शिक्षा संस्थानों, कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों से युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने पर जोर दिया, जिससे भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए युवा शक्ति का इस्तेमाल किया जा सके। We need to channelize the energy of these young minds to make India the next economic power. Achieving that, we have to impart necessary skills to our youth. In this endeavor, the role of the education institutions, the corporate sector, the NGOs, and also the center and various state governments becomes very critical. My dear sisters and brothers, India has emerged as one of the fastest growing economy in the world. भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा के तहत आज पार्टी के संगठन महासचिवों की बैठक हुई। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में यह तय हुआ कि 20% नए सदस्य जोड़ने के साथ पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों पर अब बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी का खास फोकस होगा। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिवों की बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के संयोजक शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 6 जुलाई से विशेष सदस्यता अभियान शुरू होगा और मिस्ड कॉल से बने सदस्यों का बाद में वेरिफिकेशन भी होगा। 6 जुलाई को हम
अभियान प्रारंभ करेंगे। अभी 11 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। न्यूनतम मिनिमम 20% सदस्य हमको बढ़ाना है। उस हिसाब से हमारा टारगेट है 2 करोड़ 20 लाख। दरअसल पार्टी संविधान के मुताबिक 20% नए सदस्यों को जोड़ना संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। पार्टी ने अब उन बूथों तक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है जहां उन्हें कभी जीत नहीं मिली। इसी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल से लेकर केरल, उड़ीसा, पौंडीचेरी, कश्मीर घाटी समेत कई अन्य राज्यों पर पार्टी का फोकस है। और सर्वव्यापी भाजपा मतलब कोई बूथ शेष ना रहे जहां भारतीय जनता पार्टी का काम ना हो। अभी भी इस चुनाव में 224 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं, लेकिन केवल 220 क्यों? संगठन का विस्तार हम इतना करें कि हर जगह 50% कम से कम वोट भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करे। दरअसल बीजेपी में मंडल, जिला और राज्य प्रमुखों से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 6 महीनों में इन चुनावों के संपन्न होने के बाद पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी का मानना है कि अभी उसका उच्चतम प्रदर्शन होना बाकी है, यानी पार्टी का पीक आना भी बाकी है। और यही वजह है कि इस विशेष सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी ने अब देश के हर बूथ पर कम से कम 25 नए सदस्य बनाने का फैसला किया है। और इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा समेत कई और राज्यों में पार्टी अब और ज़्यादा ध्यान देगी, जिससे कि उनमें भी और बेहतर प्रदर्शन हो सके। दिल्ली में कैमरामैन मनोज के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के संगम इलाके में ये मुठभेड़ हुई। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि संगम इलाके के एक मकान में आतंकी छुपे हैं। सूचना पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके को घेर लिया। आतंकवादियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान इरफान अहमद और तसादक शाह के रूप में हुई है। दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। अवंतीपुरा में एक खास इतला पर पिछली रात ऑपरेशन एक लॉन्च किया गया था, जिसमें अवंतीपुर की पुलिस, लोकल आर्मी यूनिट और सीआरपी के सब लोग शामिल हैं। इसमें 2 मिलिटेंट जो हैं वो सुबह आज फायर फाइट शुरू हुई थी, उसमें मारे गए हैं। दोनों ही मिलिटेंट लोकल हैं और दोनों ही मिलिटेंट जो है उनका लश्कर तौबा से का साथ ताल्लुक़ है। उनमें से एक इरफान अहमद डिग्गू है जो नैरा बटपुरा का है, और दूसरा जो है तसद्दुक शाह है जो पामपुर का रहने वाला है। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार सबके लिए आवास का लक्ष्य 2022 की निर्धारित अवधि के बजाय 2020 के शुरू में ही हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही 83 लाख मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है। आज नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना विश्व में सबसे तेजी से अमल होने वाली परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसंबर के अंत तक स्मार्ट शहरों में 50 एकीकृत मकान और नियंत्रण केंद्र चालू हो जाएंगे। राज्यसभा सचिवालय की संरचना और नियमों में कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ सिफारिश दी है। सिफारिश को आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के समक्ष पेश किया गया। सभापति ने निर्देश दिया है कि सिफारिश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए, जिससे सभी वर्गों और कर्मचारियों में और अच्छा काम करने की भावना पैदा हो। राज्यसभा सचिवालय की संरचना में और इसके नियमों में कुछ इस प्रकार के समस्याएं थीं या कुछ इस प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज थी, जिनको दूर करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी में श्री सुधीर कुमार रिटायर्ड आईएएस एवं श्री जी के वर्मा जो कि एक रिटायर्ड लॉ डिपार्टमेंट के अफसर हैं,
इनकी एक कमेटी ने इस मामले को देखा और उन्होंने जो अपनी संस्तुतियाँ दी हैं वो संस्तुतियाँ हमने पहले सभी राज्यसभा के कर्मचारियों के साथ शेयर किया और उसके बाद वो संस्तुतियाँ उनको फिर से भेजी राज्यसभा इस कमेटी को, और इस समिति ने फिर अपनी संस्तुतियों को शुद्ध करके परिमार्जित करके फिर से पुटअप किया, जिसको हमने और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए और ज़्यादा पारदर्शिता के लिए हमने उसे अपने वेबसाइट पे रखा, सारे कर्मचारियों से शेयर किया और उसके माध्यम से कुछ संस्तुतियाँ तैयार हुई हैं अंतिम रूप से, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की गई हैं। इस पर इस संस्तुतियों पर हम आगे काम करेंगे। ये संस्तुतियाँ आज माननीय सभापति जी को, जो राज्यसभा के, उनको आज प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति जी ने निर्देश दिए हैं कि इन संस्तुतियों के आधार पे राज्यसभा सचिवालय में बहुत शीघ्र कार्रवाई की जाए और कार्रवाई इस तरह से की जाए कि जिससे सभी वर्गों में इसके विशेष विषय में संतोष उत्पन्न हो और कर्मचारियों में और अच्छा कार्य करने की और अच्छे ढंग से अपने कार्य को संपादित करने की भावना उनमें बने। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत शीघ्र इन संस्तुतियों पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा सचिवालय के कार्य को अग्रणी बनाएंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं बिश्केक का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हो रही है। सीधा रुख करते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बिश्केक से भारत और किर्गिस्तान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच में आपसी भागीदारी, द्विपक्षीय व्यापार की काफ़ी संभावनाएं हैं और इसी दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।